स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ABCDE मॉडल। पार्ट 1 वीडियो में मैंने ABC मॉडल डिस्कस कर लिया था और पार्ट 2 में मैं D और E पे मॉडल पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें रह गई थी पार्ट 1 में जो कि मैं चाहती थी कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से मैं उन चीज़ों को मैं पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहले डी और ई मॉडल पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि जो फर्स्ट मेरा है वो है फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जी। ये जानना ये सब भी बहुत ज़रूरी है जो कि मैं नहीं बताई थी आपको उस वीडियो में। तो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन ये होता है कि कोई चीज़ सूट में है, ठीक है, कोई चीज़ सूट में है तो वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्लावर में। जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, जैसे ये हमारा प्लांट है, तो फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जो जीन है इसका सिर्फ फंक्शन यही है कि कोई चीज़ सूट में है तो वो किस में कन्वर्ट होगी? फ्लावर में कन्वर्ट होगी। यानी कोई चीज़ अपनी वेजिटेटिव फेज में है, अगर वो सूट में है तो जाहिर सी बात है वो किस फेज में? अपने वेजिटेटिव फेज में है। तो वेजिटेटिव फेज से अगर कोई चीज़ फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। अब इसमें भी कुछ जीन्स आते हैं जिसकी वजह से ये इस फ्लावर में कन्वर्ट होता है। वो जीन ये है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज आप जान जाइएगा, लीफी जीन। कौन सी जीन होती है? लीफी जीन। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, एपिलाटा 1। एपिलाटा 1 यानी AP 1। तो एक जीन क्या हो गया? एपिटाला 1। मैंने लाटा लिख दिया, सॉरी, एपिटाला है, ओके, एपिटाला, ठीक है, एपिटाला हो गया। और तीसरा जो हो गया वो है कॉलीफ्लावर। तीसरा जो है कॉलीफ्लावर, लीफी जी, एपिटाला 1 और तीसरा हो गया कॉलीफ्लावर। ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट भी ले लेती हूँ, सी ए। तो इसकी इन जीन की वजह से कोई चीज सूट से अपनी फ्लावर स्टेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक आता है फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जीन। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट दूसरी डाल देती हूँ, वो ये है फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जी। अब आप ये देखिए कि ये सूट था यानी कि वेजिटेटिव फेज था, वेजिटेटिव फेज से ये फ्लावर में कन्वर्ट हुआ। अब ये फ्लावर से ऑर्गेन में भी तो डेवलप में होगा, इसमें ऑर्गेन भी तो डेवलप होंगे। और इस ऑर्गेन के लिए, ऑर्गेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल होगा। तो इसके लिए ऑर्गेन के आइडेंटिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होती है वो होती हैं फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जीन। इन्हीं की वजह से हम ऑर्गेन्स की को आइडेंटिटी दे पाते हैं। जैसे हो गया, मैंने आपको बताया था AP1, AP2, AP3 और पिस्टिलाटा जीन हो गया, और एक होता है एगेमेस जीन। तो एगेमेस जीन ये सारे, और मतलब कि कल मैंने आपको बताया था ना 3 कैटेगरी होती है ABC जीन, तो इसी की वजह से सारे ऑर्गन्स को अपनी आइडेंटिटी मिल पाती है। तो कोई चीज़ सूट टू फ्लावर टू ऑर्गन, ठीक है, इसका बेसिक यही है। तो ये तो हो गया, इसको मैं जैसे कि मैंने ये भी बता दिया था कि सेपल जो होता है वो आउटर पार्ट होता है। जैसे ये हो गया आपका, मैं डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। जैसे ये हो गया सेपल, ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब इसी में आ जाएगा पेटल, ये सेकंड हो गया पेटल। अब इसी में एक आ गया आपका, ये क्या हो गया? ये इसी में आपका आ गया एक स्टेम, जो कि कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। और मैं यहाँ पे तीसरा इधर कर देती हूँ, स्टेम, ये मेल पार्ट हो गया थर्ड। अब
बीच में ये हो गया आपका कार्पल, ठीक है। ये कौन सा हो गया, फीमेल। मतलब कि जो सबसे आउटर वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, सेपल होगा, फिर ये इनर वाला पेटल होगा, फिर ये जो ये वाला पार्ट हो गया ये स्टेमन हो गया, और जो सबसे अंदर हो गया वो फीमेल पार्ट हो गया आपका कार्पल हो गया, ठीक है। सेपल आपको पता है आउटर का मतलब वो ग्रीन कलर का होता है, और पेटल आपका जो होता है वो कलरफुल हो सकता है, मतलब वो किसी भी कलर का हो सकता है। ये सब मैंने आपसे डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा पार्ट 1, उसके बाद आप स्विच करेगा पार्ट 2 पे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तब आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ABC जीन पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि वो क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे D और E पे, ठीक है। D और E पे तो हमारा जो अभी है वो क्लास D जीन पे हम डिस्कस करेंगे, देन हम क्लास E पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास D जीन का जो मेन फंक्शन होता है वो ओव्यूल स्पेसिफिक जीन होता है, ठीक है। कि जो क्लास D होता है वो कौन सा होता है, ओव्यूल स्पेसिफिक, ठीक है, ओव्यूल स्पेसिफिक जीन होता है। अब इसमें भी 3 जीन आते हैं, वो हो गया आपका सेटर 1, सेटर 2, और आपका एक आता है सीड स्टिक जीन, सेटर प्रूफ 1, सेटर प्रूफ 2, सेटर सेटअप प्रूफ 1, सेटअप प्रूफ 2, ठीक है। और दूसरा हो गया सीड स्टिक, ठीक है। ये हो गया आपका सेटर 1, सेटर 2, और तीसरा जो हो गया आपका हो गया सीड स्टिक जीन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं STK जीन, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, ये ओव्यूल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओव्यूल का फॉर्म तभी होगा जब ये एक्सप्रेस करेंगे सेटअप प्रूफ 1, 2 और 3। और अगर मैं इसका म्यूटेशन कर दूँ, इन तीनों जीन का मैं म्यूटेशन कर दूँ, यानी ट्रिपल म्यूटेट कर दूँ, तो ओव्यूल जो हमें होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी जो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता था, जब ये तीनों जीन ही म्यूटेट हो जाएंगे तो ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, कोई चीज़ म्यूटेट है तो ओव्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। एक टॉपिक एक्सप्रेशन कराया गया, ओके। एक टॉपिक एक्सप्रेशन कराया गया, वो ये है जैसे कि सेपल था, ठीक है। आपको पता है ये आउटर पार्ट होता है, तो सेपल में सेटर 1, सेटअप प्रूफ 1, सेटअप प्रूफ, ये जो मैंने 2 लिखा है ये सेटअप प्रूफ 2 है, या STK यानी सीड स्टिक जीन। जब इसका एक टॉपिक एक्सप्रेशन कराया गया तो हमें ये देखने को मिला कि जो सेपल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल में, ठीक है। सेपल कन्वर्ट हो गया ओव्यूल में, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक टॉपिक एक्सप्रेशन, एक टॉपिक, अभी मैं इसका भी मतलब बताऊंगी आपको, एक टॉपिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक टॉपिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया जैसे कि ओव्यूल एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जो चीज़ें हमारे द्वारा कराई जाए, जैसे कोई चीज़ तो वाइल्ड टाइप होती है, लेकिन जो एक नॉर्मल नहीं होता है कंडीशन जो कराई जाती है, जिसमें एक्सप्रेशन डाला जाता है, उसी को कहते हैं एक्टॉपिक एक्सप्रेशन। वो चीज़ें एबनॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्टॉपिक एक्सप्रेशन। तो एक हो गया कि जो सेपल है वो सेपल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओव्यूल में, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ABCD मॉडल, डी क्लास डी जिनकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब डी जैसे कि जब हमें सेपल बनाना हो रहा था तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ए रिस्पॉन्सिबल था, पेटल के लिए A+B रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन क्या यहाँ ओव्यूल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो आपका होगा C+D+E, तब जा करके ओव्यूल होगा। मतलब इसके लिए C भी रिस्पॉन्सिबल है, D भी है और E भी है, तब जा करके ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी क्लास डी जीन के बारे में, कि अगर कहीं आता है कि सेटअप प्रूफ 1, सेटअप प्रूफ 2 और सी डिस्ट्रिक्ट जीन का म्यूटेंट हो जाए तो क्या हमें ओव्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? म्यूटेंट है तो कैसे देखने को मिलेगा? एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर जो सेपल है उसमें हम एक टॉपिक एक्सप्रेशन करा दें इन तीनों का, तो ओव्यूल का फॉर्मेशन मतलब सेपल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा, सेपल सेपल नहीं रहेगा, तो वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये भी आता है कि ओव्यूल के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो सी भी होती है, डी भी होती है और ई भी होती है। तो ये रही क्लास डी जीन की बात। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास ई जीन का। ठीक है, अब हम क्लास ई जीन की बात करते हैं। ई जीन की में क्या होता है कि इसका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि ये पहले मैं लिख देती हूँ तब आपको पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेपल है, ठीक है, सेपल है, तो सेपल के लिए सिर्फ और सिर्फ ए था, लेकिन इस ई जीन का इक्वल कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, जब ई जीन का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तब जाके सेपल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ई की बात की जाए तभी हम ई को कंसीडर करेंगे, वरना हम सिर्फ ए और बी सी की ही बात करेंगे। लेकिन अगर कहीं ई और डी जीन की बात की जाए तब वहाँ पे हम डी को भी लेंगे और ई को भी कंसीडर करेंगे। ऐसे सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की ही बात की जाए, लेकिन अगर ई दिया है तब हम सेपल को उसके साथ जोड़ेंगे। ऐसे हम सिर्फ ए बी सी की ही बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा हो गया पेटल, और सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं डी और ई मॉडल से। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, हम सब इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा तो सब में होगा, सेपल, पेटल, स्टैमन और कार्पल में। तो बी प्लस सी प्लस ई हो गया, स्टैमन हो गया, एक हो गया आपका कार्पल हो गया, तो उसमें आपका सी प्लस ई हो गया। और हम ओव्यूल भी लिख देते हैं क्योंकि हम ओव्यूल का डिस्कशन कर चुके हैं। तो ओव्यूल के लिए क्या होगा, सी होगा प्लस डी होगा प्लस ई होगा। तो ई जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी। तो सबका ये हो गया, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। तो अब मैं इसको इरेज कर दूँ। अच्छा, ई जीन का बात ये भी होता है ना कि ई क्लास जीन जो होता है इज प्रेजेंट विथ ऑल एंड अदर जीन या क्लास, इक्वल बेसिस पर ये सबके साथ होता है। ठीक है, ये हो गया। जो क्लास ई जीन होता है, जब इसको डिस्कवर किया गया क्लास ई जीन को, तो देखा गया कि इसमें जो होते हैं ना एगेमस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इसीलिए जब इसमें एगेमस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला तो इसका नाम हो गया AGL1, AGL2, AGL3, AGL1, AGL2, AGL3, इसका जो नाम दे दिया गया एगेमस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इसीलिए इसका नाम ये तीनों रख दिया गया। लेकिन ये भी देखा गया कि जब इन तीनों को म्यूटेट कर दिया गया, इन तीनों जीन को म्यूटेट कर दिया गया, म्यूटेट कंडीशन में क्या होगी, वो अपना प्रेजेंस शो नहीं करेगी, कोई और चीज़ का फॉर्मेशन कर देगी, या फिर एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, वो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो ये देखने को मिला कि वो सेपल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, मतलब वो एगमस लाइक देखने को नहीं मिला, वो हमको कौन सा देखने को मिला, सेपल लाइक। तो इसलिए इसका नाम सेपेलाटा जीन रख दिया गया। तो सेपेलाटा में भी सेपेलाटा सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3। तो इसका नाम रख दिया गया सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2 एंड सेपेलाटा 3। अब इन जब इस सेपेलाइक ये स्ट्रक्चर हो गया तो इसका नाम ये रख दिया गया, ठीक है, सेपेलाटा जीन। तो अब क्या हुआ कि एक जीन को और देखा गया, वो ये है सेपेलाटा 4। सेपेलाटा 4। तो सेपेलाटा 4 को देखा गया कि ये भी वही कंडीशन शो कर रही थी जो 1, 2, 3 कर रही थी।
वो उसी की तरह मतलब रिपीटेटिव कंडीशन ही आ रही थी, रिपीटेटिव कंडीशन ही आ रही थी। तो इसको भी हमने क्या किया, इसके साथ रख दिया गया, मतलब अब 4 जीन हो गई। तो एक सेपेलाटा 1, 2, 3 और 4 को भी कंसीडर कर लिया गया। तो जब पहले इसका नाम ई जीन का जो नाम था ना, पहले क्या था कि इसका नाम एगेमस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसलिए इसका नाम AGL1, AGL2, AGL3 रख दिया गया। बाद में इसका जब इसके म्यूटेंट हो जाने के बाद इसका देखा गया कि सेपल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इसलिए इसका नाम रीनेम कर दिया गया, रीनेम इसका नाम सेपेलाटा रख दिया गया। उसमें भी सेपेलाटा 1, 2, 3, फिर बाद में 4 को भी देखा गया, वो उसी कंडीशन में ही वही कंडीशन दिखा रही थी, तो इसको भी उसी में कंसीडर कर लिया गया, सेपेलाटा 4। फिर इसका जब ये देखा गया कि सेपेलाटा जीन का कि इन सभी को क्वाड्रुपल म्यूटेट कर दिया गया। क्वाड्रुपल म्यूटेंट का क्या मतलब होता है, क्वाड्रुपल म्यूटेंट का मतलब हो गया कि ये चारों को म्यूटेट कर दिया गया। चारों को क्या कर दिया गया कि चारों को म्यूटेट कर दिया गया। तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कौन सा लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब इन चारों को म्यूटेट किया गया तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें। सिमिलरली AP1, AP2, AP3 और AMS PI का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पिस्टिलाटा की। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब इस सेपेलाटा जीन को म्यूटेट किया गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। तो अब ये देखा गया कि इन पांचों को म्यूटेट किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों जीन को जब म्यूटेट किया गया तब भी वही कंडीशन हो रही थी, मतलब वो चाहे AP3 और PI, यहाँ पे एगेमस नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे AP3, PI एंड एगेमस, ठीक है। तो इन जब इनको चारों को म्यूटेट किया गया तब भी हमें वही कंडीशन देखने को मिल रही थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपने नॉर्मल में ये सेपेलाटा चारों जीन होते हैं, चाहे इसको म्यूटेट किया चाहे इसको म्यूटेट किया गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही हमको देखने को मिलता है। एक एक्सप्रेशन और किया गया, वो एक्सपेरिमेंट वो है, मैं बताती हूँ आपको, यहीं पे लिख देती हूँ, रिस्क करना। वो ये है कि A + B, ठीक है, ये क्या शो कर रहे थे, पेटल बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम A + B + E लिख दें तब भी ये पेटल बनाएंगे, ठीक है। तो देखा गया एक प्लांट लिया गया, उसके कॉटिलीडन्स के पार्ट को, कॉटिलीडन्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट को लिया गया, तो देखा ये गया कि वो जो होते हैं ना वो पेटल्स को ही शो कर रहे थे। मतलब कि है कि कॉटिलीडन्स में उन्होंने डाल दिया कि A + B + E, तो वो जो कॉटिलीडन्स है ना वो पेटल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पेटल में। इसी को कहते हैं एक्टोपिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्टोपिक मतलब कोई चीज़ अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन तो कॉटिलीडन्स हुई ना, लेकिन जब उसमें पेटल को डाल दिया गया, हमने उसको पेटल, उस कॉटिलीडन्स में पेटल को डाल दिया, तो देखा गया कि वो कॉटिलीडन्स जो होती है ना वो पेटल में कन्वर्ट हो गई। और इधर भी वही चीज़ किया गया, वेजिटेटिव पार्ट में भी, तो उसमें भी हमें पेटल देखने को मिलता है। तो ये एक देखा गया इसमें क्लास ई जीन में कि चाहे वो कॉटिलीडन्स हो चाहे वो वेजिटेटिव पार्ट हो, इन दोनों में पेटल को जब डाला A + B + E को डाला गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लास ई जीन का, क्लास ई जीन के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको भी कोई नहीं कोई चीज़ समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ें आपको फिर से बता दूँगी, ठीक है। तो ये रही बात। तो हमने जो आज डिस्कस किया आपके साथ वो है डी जीन और ई जीन, क्लास डी और क्लास ई। तो अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला दें तो हमने A B C D E इन सारे पे पांचों पे हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको फिर से बता दूंगी। ठीक है, एक बात यहाँ पे और आती है, ये किस प्लांट में देखने को मिला, तो ये एक एराबिडोप्सिस थेरियाना प्लांट होता है, उसमें हमें ये देखने को मिला। ठीक है, अब इससे एक सवाल और आता है कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब कि ये कि क्लास ए जीन हमने इतना सारा पढ़ लिया, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई जीन, 5 जीन हमने पढ़ा, लेकिन अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगी, आप उसे इसके CSIR के PYQ सॉल्व करके आप समझ सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो इससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, क्लास ए जीन को लेते हैं पहले, कि हमने इसको चारों में एक्सप्रेस कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, जैसे हमने इसको इसमें भी एक्सप्रेस कर दिया, इसमें भी एक्सप्रेस कर दिया, 4 कंडीशन होती है, तो हमने इसको किस में कर दिया, एक सेकेंड, हमने इसको चारों में, जबकि यहाँ पे क्या होता था, ये सिर्फ सेपल बनाता था, ये सिर्फ पेटल बनाता था, यहाँ मत देखिए कि सिर्फ चारों में ए लिखा है, मैं सिर्फ एक वाइल्ड टाइप कंडीशन बता रही हूँ आपको, ये तो मैं म्यूटेंट कंडीशन करने जा रही हूँ, एक म्यूटेंट कंडीशन क्या होता है उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो वाइल्ड टाइप कंडीशन होता है, यहाँ पे सेपल होता था, पेटल होता था, और स्टेमन होता था, और कॉर्पल होता था। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ ए होता था, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं सेपल। अब आप ये देखिए, यहाँ जब बी रहता था तब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पेटल का एक्सप्रेशन शो करते थे, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, तो हम यहाँ पे सेपल लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक कंडीशन दी गई हुई है कि चारों में ही ए का एक्सप्रेशन शो कर दिया गया, तो अब ऐसे तो देखा जाए तो चारों सेपल बनेंगे, मतलब सिर्फ ए ही है, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन और है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 3rd एंड 4 में बी का एक्सप्रेशन करा दिया गया, मतलब कि बी का एक्सप्रेशन जो होता है वो 3rd और 4th में करा दिया गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी मिलके क्या बनाते थे, पेटल बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम पेटल लिख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें म्यूटेंट क्या देखने को मिल रहा है, सी वाली कंडीशन, यहाँ पे सी प्रेजेंस नहीं है, सी प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या बनता, स्टेमन भी बनता और कार्पल भी बनता, लेकिन यहाँ सी नहीं है, सी के अब्सेंस की वजह से यहाँ पे सिर्फ सेपल सेपल पेटल पेटल बन रहा है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। तो अगर पूछा जाए कि अफेक्टेड पार्ट कौन सा देखने को मिलेगा, तो बताइए कौन सा अफेक्टेड पार्ट हमें देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अफेक्टेड पार्ट, या फिर हम अफेक्टेड फिनोटाइप पार्ट बोल सकते हैं। अफेक्टेड पार्ट हो गया, तो वो आपका हो गया स्टेमन, जो हमें नहीं देख रहे, अफेक्टेड देखने को मिल रहा है स्टेमन और कार्पल। फिनोटाइप म्यूटेंट फिनोटाइप हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लिख दें म्यूटेंट फिनोटाइप। म्यूटेंट फिनोटाइप हो गया आपका सेप और पेटल। तो म्यूटेंट फिनोटाइप आपको क्या देखने को मिला, सेपल सेपल पेटल पेटल। ठीक है, और अफेक्टेड पार्ट स्टेमन और कार्पल देखने को मिला। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आएंगे, ऑप्शन दे देगा, अगर पूछ दिया जैसे अफेक्टेड पार्ट हमें देखने को मिल गया कि अफेक्टेड पार्ट आप हमको बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें हो गया आपका अफेक्टेड पार्ट में, अफेक्टेड तो सिर्फ स्टेमन और कार्पल है, लिख दिया सेपल पेटल पेटल सेपल। ये ऐसे शो नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर ये शो कर दिया तो दूसरा कंडीशन आएगा, तो जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि किसकी प्रेजेंस में कौन क्या शो हो रहा है। अगर ए प्रेजेंट है तो सेपल सेपल अपना कंडीशन शो करेगा ही, अगर बी है तो वो ए के साथ मिलकर बी का कंडीशन करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सी को वो कर दे, जैसे कि ए को म्यूटेट कर दे हमने ए को, तो हम यहाँ पे सेपल को हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है ए और सी क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट रिलेशनशिप होते हैं। मतलब ए प्रेजेंट है तो सी नहीं, सी प्रेजेंट है तो ए नहीं। तो अगर यहाँ पे हम इरेज करते हैं, ये आप देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे
इरेज करके यहाँ पे हमने सी कंडीशन शो कर दिया, सेपल हट जाएगा, क्या आ जाएगा, कार्पल। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, चारों में ही अगर हम यहाँ पे एक जहाँ जहाँ ए प्रेजेंट है वहाँ वहाँ हम ये कंडीशन कर दें, हटा दिए। यहाँ पे क्या आ गया, कार्पल, सी प्लस बी मिल गया, स्टेमन। ठीक है, यहाँ पे भी सी कर दिए, पेटल हट जाएगा, मतलब ए हट गया। अब पूरी कंडीशन ही चेंज हो गई, मतलब अफेक्टेड पार्ट भी चेंज हो गया, म्यूटेंट फिनोटाइप भी क्या होगा, वो भी चेंज हो गया। तो अफेक्टेड पार्ट यहाँ पे कौन से हैं, सेपल और पेटल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया सेपल और पेटल, ये अफेक्टेड पार्ट हो गए। म्यूटेंट फिनोटाइप क्या देखने को मिला, सारा इरेज कर दिया हमने भाई, सारी कंडीशन ही चेंज हो गई, कार्पल, कार्पल, स्टैमन और स्टैमन ही देखने को मिलता है, ये रहा पार्ट। तो दो कंडीशन मैंने आपको म्यूटेंट कंडीशन दिखाई, अगर ए म्यूटेंट हो जाए तब क्या होगा, सी म्यूटेंट हो जाए तब क्या होगा, दोनों कंडीशन हो गई आपकी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये एबीसी मॉडल क्या होता है, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर कहीं पे आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को कवर कर दूँगी, आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।